हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग इशू ऑफ शेयर चैप्टर में एक नया टॉपिक फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ शेयर, दो चीज हम लोग पढ़ेंगे। एक क्या पढ़ेंगे? फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब जब कोई शेयर होल्डर जिसको कंपनी शेयर दी थी वो अपना किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा कंपनी के मांगने के बाद भी नहीं देता है तो कंपनी क्या करती है? उन शेयर होल्डर्स से अपना शेयर वापस ले लेती है। क्यों ले लेती है? क्योंकि जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अपना बकाया पैसा, जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर पैसा बाकी था, चाहे वो अलॉटमेंट का हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल का हो, चाहे वो फाइनल कॉल का हो, वो पैसा नहीं देने के कारण कंपनी क्या करती है? शेयर को वापस ले लेती है। इसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। उसके बाद दूसरा क्या पढ़ेंगे? री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। जो शेयर हम लोग फॉरफिट किए हैं, कंपनी फॉरफिट कर लेती है, वापस ले लेती है, कंपनी उस शेयर को दोबारा बेच सकती है, उसको बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर। बात ठीक? तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले फॉरफीचर के बारे में समझेंगे कि सर फॉरफीचर में क्या हो सकता है, और उसके बाद री इशू में आएंगे। तो पहले फॉरफीचर का बात करेंगे कि सर फॉरफीचर के बारे में बात कीजिए, मेरे साथ साथ आप लिखिएगा। Forfeiture of such shares which are issued at par। पहला सिचुएशन, वैसा शेयर कंपनी फॉरफिट कर रही है जो कंपनी इशू की थी पार पे। पार का मतलब 10 रुपए का चीज 10 रुपए में दे रही है कंपनी, जिसको बोलते हैं सर फेस वैल्यू में जब इशू करते हैं उसको बोलते हैं पार पे इशू करना। तो कंपनी जो शेयर फॉरफिट कर रही है, वापस ले रही है, ये वो शेयर है जो कंपनी फेस वैल्यू पे पार पे इशू की थी। अगर वैसा शेयर फॉरफिट करेंगे तो एंट्री क्या होगा? पहले हम एंट्री लिखेंगे, मेरे साथ साथ आप लिखेंगे, ठीक है? Case 1, when calls in arrear is maintained, और case 2, when calls in arrear is not maintained। सर ये आप क्या लिख रहे हैं? लिखते चलो, हम पक्का आपको समझा देंगे। एंट्री होता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीचर, 2 कॉल्स इन एरिया। बी शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफीचर हम लोग हमेशा बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे, इसका पैसा कैलकुलेट करने का कोशिश नहीं करेंगे। ये है ए, ये है बी और ये है सी। ए का मतलब नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, लिखते चलो, समझाने का गारंटी मेरा। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू पर शेयर। बी का मतलब क्या? हालांकि बी तो हम लोग बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे, लेकिन बी का क्या मतलब है?
टोटल अमाउंट रिसीव ऑन फॉरफिटेड शेयर, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब ये होता है, सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। सी, कॉल्स इन एरियर क्या नाम दिया? सी। ये कैसे निकालेंगे? अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम फॉरफिटेड शेयर, जिसका शेयर फॉरफिट किया उससे कितना पैसा नहीं मिला, वो है कॉल्स इन एरियर। इसको निकालने का एक शॉर्टकट भी हो सकता है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई अमाउंट नॉट रिसीव पर शेयर। पहले हम लोग ये समझते हैं कौन सा शेयर कंपनी फॉरफिट की है। जो कंपनी पार पे इशू की थी कंपनी उसी को फॉरफिट कर रही है, मतलब कंपनी 10 रुपया में जो शेयर बेची थी उसी को वापस ले रही है। जब कंपनी शेयर देती है तो हम बोले सर दो सिचुएशन आप सिखाए हैं इशू करने के समय। एक, कॉल्स इन एरियर को दिखाना होता था, तो याद कीजिए हम लोग कॉल्स इन एरियर को डेबिट करते थे कि सर अगर कोई पैसा नहीं देगा तो कंपनी कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर देगी। और दूसरा सिचुएशन क्या था कि सर कॉल्स इन एरियर मत दिखाइए। तो हम बोल रहे हैं फॉरफीचर के समय में हम लोग के पास दो सिचुएशन है। अगर हम लोग इशू के समय कॉल्स इन एरियर को दिखाते होंगे तब कैसे एंट्री करना है वो सीखेंगे, और अगर इशू करने के समय कॉल्स इन एरियर लिखते ही नहीं है तब कैसे एंट्री करेंगे, वो है केस 2, उस पे बात सीखेंगे। अब आते हैं लॉजिक के ऊपर कि एंट्री का लॉजिक क्या है। हम बोल रहे हैं जब शेयर को इशू करते थे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता था, आप मालिक बनाते थे। याद है कि हां सर जब हम लोग शेयर देते थे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट करते थे, हम बोलते ये लोग मालिक बन गए। अब जब कंपनी अपना शेयर वापस ले लेगी तो सर मालिकाना हक से हटा दीजिए। जो लोग मालिक बने थे क्रेडिट हो गए थे शेयर कैपिटल के नाम से, जब कंपनी उनसे उनका शेयर वापस ले लेगी तो उनका मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। तो क्या करना होगा सर, जो शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट कर दीजिए, वही किए, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। उसके बाद अब एक बात सोचो, जो आदमी मालिक बना था वो पक्का बात है कुछ ना कुछ पैसा तो कंपनी को दिया था। उसके बाद कंपनी उससे आगे का इंस्टॉलमेंट मांगा, वो किसी कारण से नहीं दे पाया, कंपनी उसका शेयर वापस ले लिया। वो बोला तुमको मालिकाना हक से हटाया था, तुम मालिक नहीं बनने लायक है। सवाल उठता है सर जिस आदमी का शेयर आप कंपनी वापस ले ली है उससे तो कुछ पैसा कंपनी ली थी। हम बोले हां, तभी तो वो मालिक बना था। क्या कंपनी जब उसका शेयर वापस ले लेगी तो क्या उससे जो पैसा लिया था क्या वो पैसा कंपनी उसको वापस करेगी? हम बोले ऐसा कभी सुना है? गलती तुम्हारा है। कौन है? शेयर होल्डर, गलती उसका है। कंपनी जब उसको शेयर दी थी तब वो साइन किया था कि टाइम पे आपका इंस्टॉलमेंट दे देंगे। अब वो इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो कंपनी तो ऑफ कोर्स उससे उसका शेयर वापस ले लेगी, लेकिन क्या पैसा लौटाएगी? नहीं, कंपनी पैसा नहीं लौटाएगी। तो अब एक बात सोचो, कंपनी जो शेयर दिया था वो शेयर वापस ले लिया, तो जो शेयर कैपिटल क्रेडिट था जब वापस ले लिया तो डेबिट कर दिए, ये तो ठीक है। कंपनी वो पैसा लौटाएगा नहीं, कंपनी बोलेगा तुम्हारा फॉल्ट, पैसा नहीं लौटाएंगे। और ऐसा होता ही है कि हां सर डिफॉल्ट करने पे पैसा नहीं लौटाया जाता है। तो क्या कंपनी शेयर भी वापस ले ली और वो पैसा जो उसको मिला था वो भी हड़प के रख ली? हम बोले हाँ, वो भी कंपनी हड़प ली, तो कंपनी को तो फायदा है। बिना शेयर दिए पैसा लेके रख ली, हम बोले हाँ, कंपनी को फायदा है। तो सर ये जो शेयर फॉरफीचर है ये क्या है? हम बोल रहे हैं ये एक तरह का कैपिटल प्रॉफिट है। ये क्या है? एक तरह का कैपिटल प्रॉफिट है।
हम बोले बिल्कुल। फायदा क्रेडिट होता है, फायदा क्रेडिट हुआ। सर कैसे फायदा? हम बोले दोस्त शेयर दिए थे वापस ले लिए, तो शेयर दिए ही नहीं, बिना शेयर दिए किसी का पैसा हम रख लिए तो हमको फायदा नहीं हो रहा है कि हाँ शेयर देना भी नहीं पड़ा और पैसा भी रख लिए। हाँ सर फायदा तो है, तो फायदा तो क्रेडिट होता है, फायदा क्रेडिट कर दिए। कैसा प्रॉफिट है? हमारे साथ कैपिटल प्रॉफिट है, ये पीएल में थोड़ी आएगा। हम बोले हाँ ये बैलेंस शीट में आएगा क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट है। टू कॉल्स इन एरियर, ये क्या है? हम बोले सर ये कॉल्स इन एरियर क्रेडिट क्यों किए हैं? जब हम लोग शेयर इशू किए थे तो शेयर इशू करने के समय जब शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया तो कंपनी कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया और बोला हमको लॉस हो गया क्योंकि वो पैसा नहीं दे रहा है। तो उस समय तो हम डेबिट कर दिए, क्या सोच करके कि भाई कंपनी को तो लॉस है क्योंकि कंपनी को शेयर होल्डर पैसा नहीं भेजा। अब जब कंपनी अपना शेयर वापस ले ली तो कंपनी जो कॉल्स इन एरियर को डेबिट की थी वो कॉल्स इन एरियर तो अब है ही नहीं क्योंकि लॉस तो हुआ नहीं। लॉस कब होता? जब कंपनी अपना शेयर होल्डर के पास छोड़ देती और उससे पैसा नहीं मिलता, तब वो लॉस था। लेकिन अगर हम कंपनी है, हम जब शेयर दिए और इंस्टॉलमेंट मांगे तो शेयर होल्डर हमको पैसा नहीं दिया, हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं देखो हमको पैसा नहीं दे रहा है, कंपनी को लॉस हो गया, तो कॉल्स इन एरियर इशू करने के समय डेबिट कर दिए। अब जब हम कंपनी उसका शेयर वापस ले ली तो जिस शेयर के ऊपर कॉल्स इन एरियर हम लोग डेबिट किए थे इशू करने के समय, हम बोले सर वो शेयर तो वापस ले लिए, तो लॉस हुआ ही कहां कंपनी को? लॉस तो तब ना होता जब आप ये शेयर उसके पास छोड़ देते। हम बोले हाँ अब तो लॉस हुआ ही नहीं है। तो इशू के समय जो कॉल्स इन एरियर डेबिट किए थे क्या वो एक गलती है? हम बोले हाँ वो एक गलती है, उस गलती को आप कैंसिल कर लिए। हम बोले सर एरियर जो आप इशू के समय डेबिट किए थे उसको कैंसिल कर दीजिए। ये क्या है? कैंसिलेशन का एंट्री। किस चीज का कैंसिलेशन? जो इशू करने के समय एरियर डेबिट हुआ था, जो कंपनी लॉस बोल के डेबिट कर दी थी, हम बोले सर उसका कैंसिलेशन कर दिए। हालांकि वहां सिखाए भी थे कि कॉल्स इन एरियर लॉस नहीं है, वो एक तरह का एसेट से उस पर एक्सप्लेनेशन किए थे। फिर हम बोले थे कि हम लोग लॉस बोल के सोचेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी समझ में आएगा बात। तो एंट्री क्लियर है कि सर एरियर क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि सर जो लॉस इशू के समय डेबिट हुआ था उसको आप कैंसिल कर दिए क्योंकि लॉस तो हुआ ही नहीं, शेयर तो कंपनी वापस ले ली, तो काहे का लॉस? फॉरफीचर क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी जिस लोगों का शेयर फॉरफिट की है उनसे कुछ पैसा मिल चुका था, वो पैसा कंपनी दबा लेगी, हड़प लेगी, तो कंपनी को फायदा हो जाएगा, फायदा क्रेडिट। और कैपिटल डेबिट क्यों हुआ है? क्योंकि सर आप जो शेयर था जब देते हैं तो क्रेडिट करते थे कैपिटल को कि मालिक बन गया, अब उसको मालिक के पोजीशन से हटा दिए तो डेबिट कर दिए। इक्विटी शेयर कैपिटल। फॉरफीचर हम लोग हमेशा किससे निकालेंगे? बैलेंसिंग फिगर से। इसका मतलब हुआ शेयर कैपिटल और कॉल्स इन एरियर, ये दो चीज निकालने का जिम्मेदारी हम लोग का होगा। तो बात करते हैं कि शेयर कैपिटल कैसे निकलता है। शेयर कैपिटल निकालने का तरीका है नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, जितना कंपनी शेयर वापस ले रही है उतना नंबर, इनटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू पर शेयर। कॉल्ड अप फेस वैल्यू पर शेयर का मतलब, हम बोले आओ ध्यान देना, एक कंपनी है जो एप्लीकेशन में 3 रुपया मांगती है, अलॉटमेंट में 2 रुपया मांगती है, फर्स्ट कॉल में 3 रुपया मांगती है और फाइनल कॉल में 2 रुपया मांगती है। सब मिलाया कितना हो गया? 10। तो सर ये तो फेस वैल्यू है। हम बोले हाँ। एक आदमी अपना एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दिया और फाइनल कॉल नहीं दिया, तो कंपनी उससे सारा का सारा पैसा कॉल की, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना होगा? 10 रुपया। हम क्या बोल रहे हैं? कॉल्ड अप फेस वैल्यू मतलब कॉल का मतलब क्या? कहां तक कंपनी मांगी। तो हम बोल रहे हैं सर एक शेयर होल्डर अपना एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दिया और फाइनल कॉल नहीं दिया, तो कंपनी उससे चारों कॉल मांगी जिसमें से एक कॉल वो नहीं दिया, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना हुआ? एक शेयर का 10 रुपया। सर 10 रुपया। दूसरा एग्जांपल देखना, 3 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया। एक शेयर होल्डर अपना एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया। जैसे ही वो फर्स्ट कॉल नहीं दिया
कंपनी उसका शेयर फॉरफिट कर ली, उससे फाइनल कॉल मांगी ही नहीं। जैसे ही वो फॉल्ट किया, वो कंपनी बोली तुम भाई डिफॉल्ट कर दिया है, तुमको मौका नहीं देंगे, तुम्हारा शेयर वापस ले रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं इस केस में बताओ कंपनी क्या उससे सारा कॉल का पैसा मांगी? नहीं, फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं। जैसे ही शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कंपनी बोली लाओ तुम्हारा शेयर लाओ। तो हम बोले सर उससे कॉल हुआ है सिर्फ फर्स्ट कॉल तक, तो फर्स्ट कॉल तक का पैसा जोड़ो, 3 + 2 5 + 3 8। तो सर इस केस में कॉल्ड अप फेस वैल्यू होगा एक शेयर का 8 रुपया। तो बात समझ गया मेरा कि सर जो शेयर कैपिटल में पैसा लिखना है वो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितना सारा शेयर फॉरफिट किए हैं, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? कॉल्ड अप फेस वैल्यू पर शेयर। कॉल्ड अप का मतलब जिस आदमी का शेयर हम, जिस शेयर होल्डर का शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं, उससे कंपनी कितने लेवल तक का इंस्टॉलमेंट का कॉल की है। जहां तक कॉल करके फॉरफिट कर ली है, वहां तक के कॉल के फेस वैल्यू को बोलेंगे हम लोग कॉल्ड अप फेस वैल्यू। जैसे हम 2 एग्जांपल भी लिए। पहला एग्जांपल, कंपनी चारों कॉल की, जिसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये तीनों पैसा शेयर होल्डर दे दिया, फाइनल कॉल नहीं दे पाया, तो हम बोलेंगे सर कॉल्ड अप फेस वैल्यू पूरा 10 रुपया है, क्योंकि कंपनी उससे चारों का चारों कॉल की है। दूसरा एग्जांपल लिए कि सर एक शेयर होल्डर अपना एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया, फिर अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, कंपनी उससे फाइनल कॉल के लिए रुकी ही नहीं, वो बोली तुम्हारा फर्स्ट कॉल नहीं मिला, तुम्हारा शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। तो जिसका शेयर फॉरफिट कर रहे हैं उससे कहां तक कॉल किया गया? सर उससे एप्लीकेशन का कॉल किया गया, अलॉटमेंट का कॉल किया गया, फर्स्ट कॉल का कॉल किया। क्या उससे फाइनल कॉल हुआ? हम बोले नहीं, फर्स्ट कॉल के बाद ही उसका शेयर फॉरफिट हो गया। तो इस केस में कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना? 3 2 5 + 3 8। तो सर कितना लिखिएगा? कॉल्ड अप फेस वैल्यू 8 रुपया। बात समझ गए? दूसरा बी नंबर का मतलब जो कंपनी पैसा हड़प ली, मतलब जिसका शेयर कंपनी वापस ली है, उससे जो पैसा मिल गया है वही है शेयर फॉरफीचर। टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम को छोड़ करके। और सी, हालांकि ये हम लोग कैसे निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर से, ज्यादा टेंशन का बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको कभी लगे कि सर ये शेयर फॉरफीचर क्या है, तो हम बोल रहे हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कब हुआ? हम बोले जिसका शेयर वापस ले लिए हैं उसका पैसा नहीं लौटाए हैं, कंपनी उसका पैसा हड़प ली है। तो भाई जो पैसा कंपनी को उनसे मिला था वही तो फायदा है उसके लिए। तो वही क्या लिख दिए हम? टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर, जो शेयर फॉरफिट कर रहे हैं उसमें कितना पैसा हमको मिल चुका, हमको मतलब कंपनी को कितना पैसा मिल चुका है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। अगर प्रीमियम होगा तो प्रीमियम को छोड़ के लिखना होता है हमको। सर इसको छोड़ते क्यों है? प्रीमियम वाले टॉपिक में बात करेंगे तो छोड़ते क्यों है। और तीसरा सी का मतलब क्या लिखे? कॉल्स इन एरियर, जो क्रेडिट हुआ है। कॉल्स इन एरियर का मतलब जो पैसा शेयर होल्डर से नहीं मिला वही पैसा आपको लिखना है। जो आप कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू अमाउंट नॉट रिसीव्ड पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर जो फॉरफिट किए इनटू उसमें जो पैसा पर शेयर नहीं मिला है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो टोटल अमाउंट नॉट रिसीव्ड निकल जाएगा। तो वही हम लिखे अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरफिटेड शेयर या ऑन फॉरफिटेड शेयर। जिस शेयर को आप फॉरफिट कर रहे हैं उसके ऊपर जो अमाउंट नहीं मिला है उसी को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। बात ठीक है मेरा? तो ये हुआ हम लोग का केस 1। ये केस 1 क्या है सर? अगर हम लोग कॉल्स इन एरियर का एंट्री करते हैं तो फॉरफीचर के समय में ये एंट्री होगा। और हम जब इशू पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे कि आपको 2 चीज सीखना है, एरियर का एंट्री करके कैसे होता है और बिना एरियर का एंट्री किए कैसे होता है इशू ऑफ शेयर। तो फॉरफीचर भी 2 केस में आ गया। अगर हम लोग इशू के समय कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट किए होंगे तो फॉरफीचर के समय ये एंट्री, लेकिन अगर हम लोग इशू के समय कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट नहीं कर रहे होंगे तो फिर फॉरफीचर के समय वो क्रेडिट भी नहीं होगा, क्योंकि जब वो डेबिट हुआ ही नहीं है इशू के समय तो क्रेडिट कैसे कर देंगे। तो सेकेंड केस अब सिखा रहे हैं आपको कि अगर कॉल्स इन एरियर इशू के समय अगर हम नहीं लिखते होंगे तो फॉरफीचर के समय एंट्री क्या होगा? हम बोले बहुत सिंपल है, लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट
2 शेयर फॉर फीचर, ये वही ए, ये वही बी। 2 कॉल्स इन एरियर नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इशू के समय अगर हम कॉल्स इन एरियर को डेबिट किए ही नहीं है तो फिर वो क्रेडिट कैसे होगा? पहला केस में तो ये सीखे कि सर इशू के समय हम कॉल्स इन एरियर लिखते थे तो फॉरफीचर के समय वही क्रेडिट हुआ। दूसरा केस क्या है? अगर हम कॉल्स इन एरियर का अकाउंट मेंटेन ही नहीं करते हैं, हमको अच्छा ही नहीं लगता है, हम नहीं लिखेंगे, तो सर उस केस में जो जो कॉल का पैसा नहीं मिला होगा उन सभी कॉल का नाम रखना पड़ेगा। मतलब मान लो कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो हम बोले सर यहां पे जिस कॉल का पैसा नहीं मिला, जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला उसको लिखिए। जैसे अगर मान लो कोई नहीं दिया, क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट का पैसा, तो अलॉटमेंट का नाम लिखना पड़ जाएगा आपको। एरियर की जगह क्या लिख रहे हैं? उन इंस्टॉलमेंट का नाम जो इंस्टॉलमेंट हमको नहीं मिला, हमको मतलब कंपनी को नहीं मिला। तो सर मान लो अगर फर्स्ट कॉल नहीं मिला होता तो फर्स्ट कॉल का नाम लिखना पड़ता, फाइनल कॉल नहीं मिला होता तो फाइनल कॉल का लिखना पड़ता नाम। क्या एरियर एप्लीकेशन में हो सकता है? हम बोले इम्पॉसिबल, एप्लीकेशन में एरियर थोड़ी होता है। एरियर कहां से स्टार्ट हो सकता है? अलॉटमेंट से। तो अगर हम कॉल्स इन एरियर को एंट्री नहीं करते हैं, उसका अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, तो फॉरफीचर करने के समय जिस जिस इंस्टॉलमेंट का हमको पैसा नहीं मिला होगा वो सारा इंस्टॉलमेंट यहां क्रेडिट होगा। ये मेनली क्या है? हम बोले सर ये कॉल्स इन एरियर ही तो है। हम बोले हाँ ये कॉल्स इन एरियर ही है, बस कॉल्स इन एरियर नहीं लिख रहे हैं, हम उन इंस्टॉलमेंट का नाम लिख रहे हैं। बी फॉरफीचर तो हम लोग जानते ही कैसे निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर। बी शेयर फॉरफिट, तो ये हुआ हम लोग का सेकेंड केस सेम लॉजिक के साथ कि सर कैपिटल डेबिट क्यों हुआ है? कैपिटल डेबिट इसलिए हुआ है क्योंकि सर जो ओनर थे उनको ओनरशिप से हटा दिया गया, तो जब ओनर बने थे तो कैपिटल क्रेडिट हुआ था, अब उनसे शेयर वापस ले लिए तो उनका ओनरशिप खत्म हुआ, डेबिट खत्म कर दिए। फॉरफीचर क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि सर कंपनी को फायदा हो गया, कंपनी शेयर भी ले ली और पैसा भी हड़प ली, तो जो पैसा हड़पी है वो एक कैपिटल प्रॉफिट है, नाम क्या है उसका? शेयर फॉरफीचर। और उसके बाद जो कॉल्स इन एरियर हुआ था जिसको आप इशू करने के समय लॉस बोले थे, अब वो शेयर ही वापस ले लिए हैं तो लॉस तो हो ही सकता है हमको शेयर के ऊपर। लॉस तो तब होगा कुछ जब हम कुछ दे के रखेंगे, जब हम वो चीज वापस ले लेंगे तो लॉस तो हुआ नहीं, तो हम बोले सर उसी लॉस को आप यहां कैंसिल कर दिए कि हाँ भाई उस समय जो लॉस हुआ था उसको आप यहां कैंसिल कर रहे हैं। बात ठीक मेरा? तो ये हुआ हम लोगों का पहला सिचुएशन की फॉरफीचर ऑफ सच शेयर विच आर इशूड एट पार। अभी हम लोग फॉरफीचर का बात कर रहे हैं, लिखिए। आइए थोड़ा लाइट कट गया लेकिन कोई बात नहीं, आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ेगा सारा बात। अभी हम लोग क्या पढ़े कि सर फॉरफीचर ऑफ सच शेयर विच आर इशूड एट पार, अगर किसी शेयर को कंपनी पार पे इशू करती है वैसे शेयर का फॉरफीचर कैसे होता है वो हम लोग देखें। लेकिन कंपनी तो शेयर प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है, तो अगर प्रीमियम पे जो शेयर इशू किए हैं वो शेयर अगर फॉरफिट करे तब कैसे एंट्री करेंगे? हम बोले सेकेंड टॉपिक वही है, फॉरफीचर ऑफ सच शेयर विच आर इशूड एट प्रीमियम एंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव। मतलब हम बोल रहे हैं वैसा शेयर का कंपनी फॉरफीचर कर रही है जो कि कंपनी इशू की थी प्रीमियम पे और प्रीमियम का पैसा कंपनी को नहीं मिला। तो सवाल उठता है ये कैसे पता चलेगा कि प्रीमियम का पैसा कंपनी को मिला या नहीं मिला? हम बोले बहुत सिंपल है, जिस इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रीमियम का एंट्री होगा अगर वो इंस्टॉलमेंट कंपनी को नहीं मिला तो ऑफकोर्स प्रीमियम नहीं मिला। जैसे मानो प्रीमियम का पैसा कंपनी अलॉटमेंट में मांगी, एक शेयर होल्डर अपना अलॉटमेंट नहीं दिया, तो अगर वो अपना अलॉटमेंट नहीं दिया तो ऑटोमेटिक वो क्या नहीं दिया? प्रीमियम नहीं दिया। सर मान लीजिए अलॉटमेंट में भी प्रीमियम होता और फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम होता और एक शेयर होल्डर अपना एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो हम बोलेंगे
अलॉटमेंट का तो प्रीमियम मिल गया, लेकिन फर्स्ट कॉल में अगर प्रीमियम है और अगर शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो ऑफकोर्स वो फर्स्ट कॉल का प्रीमियम नहीं दिया। हम समझाना यह चाहते हैं कि प्रीमियम जिस इंस्टॉलमेंट के अंदर या जिस कॉल के अंदर होगा, अगर शेयर होल्डर वो इंस्टॉलमेंट या वो कॉल का पैसा नहीं दिया तो वो प्रीमियम नहीं दिया, और अगर प्रीमियम नहीं दिया है तो वो हम लोग का सेकंड केस बन जाएगा। ध्यान से पहले हम एंट्री लिख रहे हैं, सेम केस है कि सर अगर एरियर मेंटेन करते होंगे और अगर एरियर मेंटेन नहीं करते होंगे तो कैसे डील करना है। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, ए का मतलब नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू पर शेयर। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट। सर ये क्यों कर रहे हैं, हम अभी बताएंगे। टू शेयर फॉरफीचर, टू कॉल सेल एरियर। ये तो बैलेंसिंग फिगर से निकालिएगा, और सर ये है सी, कॉल सेल एरियर को हम लोग सी से, ये क्या है कैंसिलेशन। किस चीज का कैंसिलेशन, सर जो एरियर आप डेबिट किए थे, लॉस बोल बोल के कंपनी डेबिट कर दी थी, जब शेयर ही फॉरफिट कर लिए तो लॉस तो हुआ नहीं, उस लॉस को कैंसिल कर दिए। हम बोले हाँ। क्या इक्विटी शेयर कैपिटल क्यों डेबिट होता है, इस पे कोई डाउट नहीं। मालिक को हटा दिए, जब मालिक बना तो क्रेडिट था, अब उससे शेयर ले ली तो मालिक नहीं रहा, हटा दिए, डेबिट। फॉरफीचर कोई दिक्कत नहीं है सर, वो फायदा है, कैपिटल प्रॉफिट है। क्यों क्रेडिट हुआ है, क्योंकि सर कंपनी अपना शेयर वापस ले ली है और शेयर होल्डर्स का पैसा भी हड़प ली है, इसीलिए फायदा हो गया। कॉल्स इन एरियर, सर ये तो कैंसिलेशन ऑफ लॉस है। जब कंपनी इशू की थी उस समय जब पैसा नहीं दिया था तो कंपनी हल्ला करके कॉल्स इन एरियर डेबिट कर दी थी और बोली थी लॉस हो गया। जब कंपनी उस शेयर को वापस ले ली है तो लॉस तो हुआ ही नहीं, तो उस समय जो डेबिट था उसको कैंसिल कर दिया। हम बोले अब कोई लॉस ही नहीं है। सवाल है ये कि सर प्रीमियम को डेबिट क्यों किए, हम बोले आओ बात करें। टॉपिक क्या चल रहा है, फॉरफीचर ऑफ सच शेयर विच आर इशूड एट प्रीमियम एंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। पता कैसे चलेगा कि सर प्रीमियम दिया है कि नहीं, हम बोले जिस इंस्टॉलमेंट के अंदर या जिस कॉल के अंदर प्रीमियम का पैसा होगा, अगर वो कॉल या वो इंस्टॉलमेंट शेयर होल्डर नहीं दिया तो ऑफकोर्स वो प्रीमियम नहीं दिया। अब एक बात सोचना, इशू के समय जब अलॉटमेंट का एंट्री होता है प्रीमियम पे तो आप एंट्री क्या करते थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम को क्रेडिट कर दिए, बोले सर फायदा है, कंपनी महंगा बेची है। तो इशू के समय प्रीमियम को हम लोग फायदा बोल के क्रेडिट कर देते हैं। वही होता था कि हां सर कंपनी महंगा बेची है तो कंपनी को तो फायदा है, इशू करने के समय सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट कर दिए। फिर वो शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। एकदम सिंपल सा बात है, कंपनी मांगने वाला एंट्री में प्रीमियम को क्रेडिट कर दी और जब उसका पैसा लेने का बारी आया तो पता चला कि कुछ लोग हैं जो हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं भेजे। जरा सोचिएगा कि सर जो सिक्योरिटीज प्रीमियम आप फायदा बोल के क्रेडिट किए, अगर उसका पैसा आपको दिया ही नहीं गया है कुछ लोगों की तरफ से, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का फायदा हुआ कहां। मांगने और मिलने में डिफरेंस है। हम मांगे तो हम मांगने के समय प्रीमियम क्रेडिट कर दिए, हम बोले भाई पैसा भेजो प्रीमियम जोड़ के, कुछ लोग नहीं भेजा तो हम बोल रहे हैं कि सर इशू के समय जो प्रीमियम आप क्रेडिट किए थे फायदा समझ करके, जब उसका पैसा ही नहीं मिला तो कंपनी को कहां फायदा हुआ। तो हम बोले हां बात तो सही है, तो वो फायदा कैंसिल कर दीजिए। हम बोले ठीक, क्यों कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि सर वो लोग पैसा ही नहीं दिए हैं। आप किसी से 5 रुपया मांगे और इसके अंदर 2 रुपया का प्रीमियम है, वो आदमी 5 रुपया नहीं भेजा, तो हम बोले सर वो 2 रुपया का प्रीमियम भी नहीं भेजा फिर तो जो मांगने के समय प्रीमियम 2 रुपया से क्रेडिट हो गया फायदा बोल करके, अगर वो पैसा मिला ही नहीं तो फायदा कहां हुआ कंपनी को। तो कंपनी वहां पे जो फायदा लिखी थी हम उसको कैंसिल कर रहे हैं। तो जो फायदा क्रेडिट हुआ था
उसको कैंसिल करके कहां लिख दिए, डेबिट में। हम बोले सर ये भी कैंसिलेशन है, हम बोले हां ये भी कैंसिलेशन है। किस चीज का? सिक्योरिटी प्रीमियम जो प्रॉफिट है उसका कैंसिलेशन है। कैसे निकालेंगे? बी, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम पर शेयर नॉट रिसीव। तो सर ए तो हम लिखा ही चुके थे, बी का मतलब प्रीमियम का मतलब कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू प्रीमियम पर शेयर नॉट रिसीव बीइंग ये क्या है? बीइंग शेयर फॉरफिटेड। आई होप आप समझ रहे हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट क्यों हुआ है। कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए, बहुत रिलीफ रहेगा बनाने के समय। तो सर सिक्योरिटी प्रीमियम इसलिए डेबिट हुआ है क्योंकि इशू के समय जो प्रीमियम का पैसा था वो हमको नहीं मिला, और तो नहीं मिला फिर भी हम लोग इशू के समय तो प्रीमियम क्रेडिट कर देते हैं। तो जब मिला ही नहीं तो फायदा काहे का? जब फायदा हुआ ही नहीं था तो उस समय क्रेडिट क्यों किए थे? अब सुधार कर लीजिए यहां सर, आप रेक्टिफाई कर लीजिए इस चीज को। अगर हम एरियर को लिखते ही नहीं होंगे तब क्या होगा? हमने सर एरियर को हटा दिया जाएगा, उसके जगह जिस जिस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं मिला उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिख दीजिए। हम बोले बस यही है और क्या। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि सर कॉल्स इन मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो जिस जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला, मान लीजिए अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, तो सर अलॉटमेंट को क्रेडिट। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला तो फर्स्ट कॉल को क्रेडिट। फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला तो सर फाइनल कॉल को भी क्रेडिट। मतलब जिस कॉल का पैसा नहीं मिलता है उसको क्रेडिट करना पड़ता है, उसका नाम लिख के, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। कितना सिचुएशन खत्म हो गया? दो सिचुएशन। पहला सिचुएशन फॉरफीचर ऑफ सच शेयर विच आर इशूड एट पार, दूसरा सिचुएशन फॉरफीचर ऑफ सच शेयर विच आर इशूड एट प्रीमियम एंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है सर कि दोनों एंट्री के अंदर प्रीमियम वाला में प्रीमियम को डेबिट कर देते हैं, और क्यों करते हैं वो लॉजिक हम समझा चुके हैं। लिखिए अभी एक और केस है, केस नंबर 3, फॉरफीचर ऑफ सच शेयर विच आर इशूड एट प्रीमियम एंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड। केस नंबर 2 क्या था? अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। केस नंबर 3 क्या है? अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड। सर पता नहीं चलेगा प्रीमियम मिल गया है। जिस इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रीमियम है अगर वो इंस्टॉलमेंट मिल गया है तो प्रीमियम मिल गया है, और अगर इंस्टॉलमेंट के अंदर, जिस इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रीमियम है अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं मिला तो सर प्रीमियम नहीं मिला। तो हम बोल रहे हैं सर केस 2 और केस 3 दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में प्रीमियम नहीं मिला और एक में प्रीमियम मिल गया। तो जो केस नंबर 3 है, कंपनी प्रीमियम पे इशू की थी, वो शेयर फॉरफिट कर रही है और प्रीमियम का पैसा मिल चुका है। पता क्या चलेगा? हम बोले सर जिस इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रीमियम होगा अगर वो मिल चुका है तो इसका मतलब प्रीमियम भी मिल चुका है, और अगर जिस इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रीमियम नहीं मिला, जिस इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रीमियम है अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं मिला तो फिर प्रीमियम नहीं मिला। तो हम बोल रहे हैं प्रीमियम को लेके उतना टेंशन नहीं लेना है। प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला है वो तो डिपेंड करता है कि सर जिस जगह पे है अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं मिला तो प्रीमियम नहीं मिला, और अगर वो इंस्टॉलमेंट मिल गया तो प्रीमियम मिल गया। तो केस नंबर 3 है कि अगर हमको प्रीमियम का पैसा मिल गया हो और उसका फॉरफीचर कर रहे हैं तब क्या होगा?
फिर से वही हम दो केस लिख दिए हैं, कॉल्स इन एरियर मेंटेन करते हैं तब और कॉल्स इन एरियर मेंटेन नहीं करते हैं तब। टू शेयर फॉर फीचर, टू कॉल्स इन एरियर है सर। ये तो केस नंबर 1 की तरह है। हम बोले हाँ ये केस नंबर 1 की तरह है। बी शेयर फॉरफिटेड। सर एक बात बताइए, अगर प्रीमियम मिल गया है तो फायदा हो गया, तो फायदा हमको मिल चुका है तो आप क्रेडिट क्यों नहीं किए? जैसे जब प्रीमियम नहीं मिला था तो आप प्रीमियम को डेबिट कर दिए थे, और अब अगर मिल गया है तब फॉरफिट कर रहे हैं तो फायदा क्रेडिट होना चाहिए था। हम बोले अब आप रट रहे हैं। हम वहां कभी ये थोड़ी बोले कि प्रीमियम नहीं मिला है इसलिए डेबिट कर रहे हैं। हम तो आपको लॉजिक दिए कि जब शेयर इशू किए थे तो प्रीमियम क्रेडिट किए थे, अगर वो प्रीमियम मिला ही नहीं तो कंपनी को फायदा ही नहीं हुआ, और जब फायदा हुआ ही नहीं तो प्रीमियम इशू के समय जो क्रेडिट है वो तो गलत है। फायदा होगा तब तो क्रेडिट, जब वो पैसा ही नहीं मिला तो फायदा हुआ नहीं। तो हम लोग जब फॉरफिट किए तो उसको रेक्टिफाई किए। हम बोले सर प्रीमियम जो क्रेडिट था उसको डेबिट कीजिए। हम बोले हाँ। अब प्रीमियम अगर मिल गया है तो आपका सोचना यह है कि सर फिर तो क्रेडिट होना चाहिए था। हम बोले क्यों होगा? जब इश्यू किए थे तो प्रीमियम क्रेडिट किए थे, और हमको अगर प्रीमियम वाला कॉल का पैसा मिल गया तो जो प्रीमियम क्रेडिट हुआ था वो सही था। तो हम बोल रहे हैं जब हम लोग उसको फॉरफिट करेंगे तो प्रीमियम तो ऑलरेडी मिल चुका है तो उसका तो एंट्री इशू के समय क्रेडिट कर ही चुके हैं। दोबारा क्रेडिट करने से एक ही फायदा 2 बार नहीं लिखा जाएगा। आप बात समझ रहे हैं कि सर क्यों नहीं क्रेडिट कर रहे हैं? क्योंकि इशू के समय सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट किए फायदा, और हमको वो इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल भी गया, तो फिर जो फायदा हम क्रेडिट किए वो तो ठीक ही लिखे क्योंकि उसका पैसा तो मिल ही चुका है। तो जब वो फायदा ठीक लिख चुके थे तो फॉरफीचर के समय वो दोबारा क्यों लिखना है? दोबारा लिखने से डबल रिकॉर्डिंग हो जाएगा एक ही पैसा का। एक बार इशू में क्रेडिट कर दिए, एक बार फॉरफीचर में क्रेडिट कर दिए। मिला था 2 रुपया तो 2 रुपया इशू में और 2 रुपया फॉरफीचर में, गलती नहीं हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो जब हम लोगों को प्रीमियम का पैसा मिल जाता है और तब फॉरफीचर करते हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का नामो निशान नहीं आता है। क्या फॉरफीचर हम लोग बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे? बिल्कुल। बाकी दोनों हम लोग जानते हैं कि शेयर कैपिटल और कॉल्स इन एरियर कैसे निकालना है। अगर कॉल्स इन एरियर को मेंटेन नहीं कर रहे होंगे तो सर कुछ नहीं, एरियर को हटा देंगे और जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिख देंगे। तो एंट्री क्या बनेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला। अगर मान लो अलॉटमेंट का नहीं मिला तो अलॉटमेंट का नाम लिख देंगे। सर मान लीजिए अलॉटमेंट का मिल जाता तो अलॉटमेंट का नहीं लिखते, फिर जहां से नहीं मिलेगा यहां पे उसी इंस्टॉलमेंट का नाम लिखेंगे जिसका पैसा नहीं मिला। तो हम बोल रहे हैं अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो अलॉटमेंट का नाम लिख देंगे, फर्स्ट कॉल नहीं मिला तो फर्स्ट कॉल का नाम लिख देंगे, और फाइनल कॉल नहीं मिला तो फाइनल कॉल का नाम लिख देंगे। जो जो इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला, कंपनी मांगी और नहीं मिला तो उनको क्रेडिट करना पड़ेगा। बी शेयर फॉरफिटेड। फॉरफीचर क्यों होता है? सर नॉन पेमेंट, क्योंकि पेमेंट नहीं करता है इसलिए फॉरफीचर होता है। तो फॉरफीचर में 3 केस है अपने सिलेबस के साथ। पहला फॉरफीचर ऑफ सच शेयर विच आर इशूड एट पार, दूसरा फॉरफीचर ऑफ सच शेयर विच आर इशूड एट प्रीमियम एंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, और तीसरा फॉरफीचर ऑफ सच शेयर विच आर इशूड एट प्रीमियम एंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड। ये 3 केस लिखिए। चलिए अगला क्या पढ़ेंगे? फॉरफीचर के बाद री इशू। री इशू का मतलब कंपनी जो शेयर फॉरफिट कर ली है, कंपनी वो अपने पास क्या करेगी रख के? वो वापस बेच देगी। तो फॉरफिट किया हुआ शेयर को जब कंपनी दोबारा बेचने जाती है उसको बोलते हैं री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। जैसा हम लोग जानते हैं कि सर जब इशू करते थे तो कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती थी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल ऐसा कर सकती है।
लेकिन अगर कंपनी री इशू करेगी तो वो इंस्टॉलमेंट में नहीं मांग सकती। वो फिर से ऐसा नहीं करेगी कि फिर से एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ऐसा नहीं। कंपनी लॉ में लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी अपना इशू किया हुआ शेयर को फॉरफिट कर ले और फिर फॉरफिट किया हुआ शेयर को दोबारा री इशू करे, तो जब वो दोबारा री इशू करेगी तो वो इंस्टॉलमेंट में नहीं करेगी, वो वन टाइम में करेगी। जिसको खरीदना होगा खरीदेगा, जिसको नहीं खरीदना होगा वो नहीं खरीदेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी लॉ नहीं चाहती है कि भाई फिर से कोई इंसान लालच में खरीद ले और आगे चल के उसके पास पैसा ही ना हो और वो दे ही ना पाए। क्योंकि अगर आगे मान लो कंपनी क्या चाहेगी, कंपनी चाहेगी कि भाई हर बार कोई पैसा ना दे, उसका शेयर हड़प ले और पैसा भी हड़प ले। लेकिन सेबी ऐसा नहीं चाहती है, वो चाहती है भाई जो भी शेयर खरीदे वो अपना पैसा दे दे, क्यों उसका पैसा डूब जाए। तो कंपनी जो सेबी है वो बोली यार पहला टाइम तो ठीक है, लेकिन सेकेंड टाइम जब तुम फॉरफिट किया हुआ शेयर को दोबारा री इशू करने जाओगे तो एक ही बार में मांगना। जिसको खरीदना होगा वो वन टाइम में पेमेंट करेगा और फिर दोबारा उससे ना पैसा मांगना पड़ेगा, ना ही उसका शेयर फॉरफिट करने का दोबारा नौबत आएगा। तो हम बोल रहे हैं जब हम लोग री इशू का बात करते हैं तो वन टाइम में पैसा लेते हैं और मालिक बना देते हैं, बात खत्म। कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई अलॉटमेंट, सिंगल एंट्री करना होता है हम लोग को। तो कंपनी के पास री इशू करने के समय 3 चॉइसेस है। कंपनी अपना शेयर पार पे इशू कर सकती है, 1। कंपनी अपना शेयर प्रीमियम पे री इशू कर सकती है, 2। और तो और कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट में री इशू कर सकती है। हां, आप सही सुन रहे हैं। जबकि हम आपको पढ़ाए हैं कि कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। हम बोले हां, हम सही पढ़ाए हैं। हम बोल रहे हैं री इशू, इशू नहीं, री इशू। कंपनी अपना शेयर इशू डिस्काउंट पे नहीं कर सकती है। जब वो फर्स्ट बार बेचती है तब वो डिस्काउंट में नहीं बेच सकती है, तब वो पार और प्रीमियम पे बेच सकती है। लेकिन री इशू कंपनी पार पे कर सकती है, प्रीमियम पे कर सकती है और तो और डिस्काउंट पे भी कर सकती है, विथ वन कंडीशन। वो कंडीशन क्या है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर को जब री इशू करेगी और डिस्काउंट में री इशू करेगी तो डिस्काउंट का पैसा कभी भी शेयर फॉरफीचर के पैसे से अधिक नहीं हो सकता है। शेयर फॉरफीचर हम अभी अभी जो हम लोग फॉरफीचर का एंट्री सीखे हैं उसमें शेयर फॉरफीचर क्रेडिट था, फायदा। याद आ रहा है कि सर पैसा हड़प लिए तो कंपनी को फायदा हो गया। कंपनी लॉ बोला कि अगर कोई कंपनी अपना शेयर री इशू करती है डिस्काउंट पे तो डिस्काउंट वो उतना ही दे सकती है, मैक्सिमम उतना ही दे सकती है जितना उसको फायदा हुआ था फॉरफीचर करने के समय। जो पैसा वो हड़प के रखी थी वहीं तक का कंपनी डिस्काउंट दे सकती है, उससे अधिक का डिस्काउंट नॉट अलाउड होगा। मतलब यह कि मानो हम एक कंपनी है ए लिमिटेड, हम किसी का शेयर फॉरफिट कर लिए और फॉरफीचर करने से हम उसका 500 रुपया हड़प लिए, तो मेरे लिए वो क्या बन गया, फायदा। अब हम इसी शेयर को दोबारा बेच रहे हैं तो कंपनी बोलती है, कंपनी लॉ बोलती है कि सुनो कंपनी, अगर तुम डिस्काउंट में बेचना चाहता है तो बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम डिस्काउंट जो मैक्सिमम दे सकेगा वो होगा तुम्हारा फॉरफीचर के समय जो तुम प्रॉफिट कमाया था शेयर फॉरफीचर के नाम से, बस तुम वहीं तक का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता है। तुम उससे कम डिस्काउंट दो चलेगा, तुम उसके बराबर तक का डिस्काउंट दो तो भी चलेगा, लेकिन जो शेयर फॉरफीचर करने के समय तुमको फायदा हुआ था तुम उससे अधिक का डिस्काउंट नहीं दे सकता है। आप मेरा बात समझ रहे हैं कि सर री इशू अगर हम डिस्काउंट में करते हैं तो एक लिमिट है डिस्काउंट देने का। वो लिमिट क्या है, लिमिट है सर शेयर फॉरफीचर करने के समय जो प्रॉफिट हुआ था जिसका नाम हम लोग शेयर फॉरफीचर लिखे थे उससे बेसी का डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। आप उससे कम का डिस्काउंट दे सकते हैं, जितना का प्रॉफिट कमाए थे शेयर फॉरफीचर के समय उतना तक का डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन उससे अधिक का डिस्काउंट नॉट अलाउड होगा। बात समझ रहे हैं? तो मेरे पास 3 केस है पढ़ाने के लिए, री इशू पार पे, री इशू प्रीमियम पे, री इशू डिस्काउंट पे। और डिस्काउंट कभी भी शेयर फॉरफीचर के अमाउंट से अधिक नहीं हो सकता है। बात ठीक? चलिए
सबसे पहला लिख रहे हैं सिचुएशन 1, री इशू करेंगे पार पे, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर एट पार। कंपनी पार पे की, एक एंट्री करना है, इंस्टॉलमेंट नहीं, कंपनी पैसा लेगी मालिक बना देगी। तो एंट्री क्या बनेगा सर, पैसा लेगी बैंक अकाउंट डेबिट, और शेयर दे देगी तो मालिक बन गया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, खत्म। बी, फॉरफिटेड शेयर रीइशूड एट पार। दूसरा, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं हम, बोले हां, रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर एट प्रीमियम। बोलो क्या एंट्री करोगे सर, प्रीमियम का एंट्री करना है, आप ही बता दीजिए। हम बोले आओ, पैसा आएगा, शेयर चला जाएगा, मालिक बन गया। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर मेरा एक सवाल है। हम बोले क्या बाबू, सर आप जब प्रीमियम पढ़ाए थे इशू के समय, तो आप बोले थे प्रीमियम का एंट्री वहां होता है जहां बैंक वाला एंट्री नहीं होता। हम बोले हां। तो सर आप यहां पर प्रीमियम का एंट्री बैंक वाला के साथ कर रहे हैं। हम बोले हम आपको इशू सिखाए थे, अभी इशू चल रहा है कि री इशू चल रहा है, री इशू चल रहा है। दूसरी बात, री इशू में बस एक ही एंट्री होता है। जब मेरे पास 2 एंट्री है ही नहीं, मांगने वाला कोई एंट्री ही नहीं है, तो क्या हम प्रीमियम लिखे ही ना? फिर हम क्या बोले कि नहीं हमारे सर सिखाए हैं कि बैंक वाला में प्रीमियम नहीं आएगा, तो फिर प्रीमियम कहां आएगा? कोई सेकेंड एंट्री तो है ही नहीं मेरे पास जो हम बोले कि प्रीमियम का एंट्री वहां करेंगे। तो क्योंकि ये री इशू है, इशू नहीं है। दूसरी बात, एक ही एंट्री होना है, तो एक ही एंट्री होना है तो क्या प्रीमियम छोड़ दें? प्रीमियम तो लिखना पड़ेगा आपको, तो प्रीमियम लिख दिए क्रेडिट में कि सर कंपनी महंगा बेच रही, कंपनी को फायदा हो रहा है। बी, फॉरफिटेड शेयर रीइशूड एट प्रीमियम। और तीसरा क्या हो सकता है? रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट में बेच रहे हैं, सस्ता बेच रहे हैं, सर आपको लॉस होगा। हम बोले हां, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर दे देंगे तो मालिक क्रेडिट, टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, ये तो सीखे हुए हम लोग। कंपनी अपना शेयर सस्ता बेची, तो सर सस्ता के लिए डिस्काउंट को डेबिट कीजिए। हम बोले हां, डिस्काउंट डेबिट करेंगे, लेकिन इस डिस्काउंट का नाम डिस्काउंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो फायदा कमाए थे फॉरफीचर करने के समय, उसी फायदा में से ये डिस्काउंट देंगे। तो जो फायदा हम लोग क्रेडिट किए थे फॉरफीचर करने के समय, उसी फायदा को इस्तेमाल करना है। क्योंकि हम पहले ही बोले हैं, डिस्काउंट जो होगा वो मैक्सिमम जो प्रॉफिट हुआ था फॉरफीचर करने के समय, जो शेयर फॉरफीचर के नाम से क्रेडिट हुआ था, उसी में से दिया जाएगा। तो हम बोल रहे जब उसी में से दिया जाएगा तो नाम भी उसी का रहेगा। तो सर डिस्काउंट का नाम क्या लिखेंगे? शेयर फॉरफीचर। आपका प्रॉफिट खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, कि जो फायदा आपको हुआ था उसको खत्म कर दिए। ये क्या है? डिस्काउंट। दिस इज डिस्काउंट। बी, फॉरफिटेड शेयर रीइशूड एट डिस्काउंट। अब एक नोट भी लिख देंगे, डिस्काउंट
allowed at the time of reissue of forfeited share cannot be more than fair forfeiture amount डिस्काउंट जो हम लोग री इशू के समय देंगे फॉरफिटेड शेयर पे वो कभी भी शेयर फॉरफीचर के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता है। सर ये शेयर फॉरफीचर याद करो, अभी अभी फॉरफीचर का एंट्री सिखाएं आपको 3 केस में, उसमें हर जगह शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हो रहा था। वो क्या था, हम बोले सर वो पैसा हड़प लिए, कंपनी शेयर भी ले लेती है और पैसा लौटाती नहीं है, कंपनी पैसा हड़प लेती है, कंपनी को फायदा हो जाता है। तो जो फायदा हुआ है उससे अधिक का डिस्काउंट आप अलाउ नहीं कर सकते हैं, उससे कम का डिस्काउंट दे सकते हैं, वहां तक डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। यही नोट लिखा है। तो ये हुआ हम लोग का री इशू का बात कि सर फॉरफीचर करने के बाद री इशू क्वेश्चन बताएगा पार पे है, प्रीमियम पे है या फिर डिस्काउंट पे है। जब हम लोग फॉरफीचर करके री इशू कर देंगे तो एक एंट्री बढ़ जाएगा। पहले आप यहां तक लिखो फिर आगे बताएंगे। आइए अभी तक क्या सिखाएं, फॉरफीचर 3 केस, री इशू 3 केस। जब हम लोग फॉरफिट करके री इशू कर देते हैं तो एक एंट्री बढ़ जाता है। हम क्या बोले, फॉरफिट करने के बाद अगर कंपनी री इशू कर देगी शेयर्स को तो एक एंट्री बढ़ जाएगा हम लोगों का। वो एंट्री क्या है, ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। ब्रैकेट में लिख रहे हैं दिस एंट्री इज पास ओनली फॉर those forfeited shares which are reissued. It also means such forfeited share which are not reissued this entry is not required. मतलब क्या, हम बोल रहे हैं मान लीजिए हम 100 शेयर फॉरफिट किए और फिर हम इस फॉरफिट किए हुए शेयर को री इशू कर दिए, 100 का 100 कर दिए, तो फिर एक एंट्री बढ़ जाएगा। एंट्री क्या बढ़ेगा, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। एंट्री क्या होगा, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। बी शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसका पैसा कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा।
ये इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला हम अपने हिसाब से निकाले हुए हैं और ऐसे ही बनाना है आपको। शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स forfeited into number of shares reissued minus share forfeiture debit amount। तो ये क्या, जब ये एंट्री करेंगे तो पैसा लिखना होगा, तो पैसा हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे। आपके लिए ये फॉर्मूला है, क्या लिखे हैं, शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट। ये कहां से मिलेगा, जब शेयर को फॉरफिट करते थे तो याद है शेयर फॉर फीचर क्रेडिट होता था, वो लिखेंगे। ये अमाउंट है, मतलब ये रुपीज है, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। जब फॉरफिट किए थे तो कितना सारा नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट किए थे वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर री इशू, जितना शेयर री इशू किए उसका नंबर, और माइनस करेंगे शेयर फॉर फीचर का डेबिट अमाउंट। याद है री इशू करते हैं तो डिस्काउंट में री इशू करने के समय शेयर फॉर फीचर का डेबिट अमाउंट आया था, देखो एंट्री में। तो अगर री इशू के समय शेयर फॉर फीचर का डेबिट अमाउंट होगा तो वो माइनस करना होगा, जो निकलेगा वही पैसा आपको यहां लिखना है। फिर से शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट कहां मिलेगा, सर जब शेयर फॉर फीचर का एंट्री करेंगे तो वहां पे शेयर फॉर फीचर क्रेडिट मिलना ही मिलना है। डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, ये अमाउंट है, मतलब ये रुपीज में होगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर नंबर में होगा, वो रुपीज में नहीं होगा। ये क्या है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितना सारा शेयर कंपनी वापस फॉरफिट कर ली, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर री इशू, दोबारा कितना सारा पीस री इशू कर रही है, और माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट। अगर कोई शेयर फॉर फीचर डेबिट में होगा उसका पैसा माइनस कर दीजिएगा, जो अमाउंट निकलेगा वही अमाउंट यहां लिखेंगे। बात ठीक। अब इस बात को फिर से हम बोल रहे हैं, ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ उन शेयरों के लिए होता है जिनको कंपनी री इशू करती है। अगर किसी शेयर को कंपनी री इशू नहीं करेगी तो ये एंट्री भी उसके लिए नहीं होगा। एग्जांपल सुनिएगा, हम एक कंपनी है ए लिमिटेड, हम अपने शेयर होल्डर का 100 पीस शेयर फॉरफिट कर लिए, 100 पीस में 80 पीस हम री इशू कर रहे हैं, मतलब कंपनी 100 पीस फॉरफिट जरूर की लेकिन वो दोबारा 100 पीस नहीं बेची, दोबारा वो सिर्फ 80 पीस बेची है। तो जो 80 पीस हम बेचे हैं उसके लिए ये एंट्री होगा, उसका पैसा ऐसे निकालेंगे। लेकिन जो 20 पीस कंपनी री इशू नहीं की है उसके लिए एंट्री नहीं होगा। वही बात हम यहां लिखे हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, ब्रैकेट में क्या लिखे हैं, दिस एंट्री, ये जो एंट्री है, इज पास्ड ओनली फॉर दोज फॉरफिटेड शेयर विच आर री इशूड। ये एंट्री सिर्फ उन शेयर्स के लिए होता है जिनको हम री इशू करते हैं। इट ऑल्सो मीन्स, इसका मतलब यह भी निकलता है कि सच फॉरफिटेड शेयर विच आर नॉट री इशूड, वैसे शेयर जिनको आप दोबारा री इशू नहीं करते हैं, दिस एंट्री इज नॉट पास, उसके लिए आप ये एंट्री नहीं कर रहे होते। बात समझते हैं आप मेरा। और इसमें पैसा कैसे निकालना है, जैसे हम ये सिखाए हैं वैसे ही निकालना है, आपको दिमाग अभी नहीं लगाना है कि हाँ सर ये आपके लिए एक तरह का फॉर्मूला है, फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। बात ठीक है, चलिए इस बात को भी लिख लीजिए। इसी के साथ हम लोग का फॉर फीचर और री इशू का बात खत्म हो गया। फॉर फीचर में 3 तरीके का हो सकता है, फॉर फीचर ऑफ सच शेयर विच आर इशूड एट पार, फॉर फीचर ऑफ सच शेयर विच आर इशूड एट प्रीमियम एंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, फॉर फीचर ऑफ सच शेयर विच आर इशूड एट प्रीमियम एंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड। हम बोले हाँ, री इशू में भी 3 केस पढ़ाएं, तो सर री इशू पार पे, री इशू प्रीमियम पे, री इशू डिस्काउंट पे। और उसके बाद हम बोले कि अगर फॉरफिट किया हुआ शेयर री इशू हो जाएगा तो फिर आपको एक एंट्री और करना पड़ेगा, और अगर री इशू किए ही नहीं तो फिर ये एंट्री भी नहीं करना पड़ेगा। और सर मान लीजिए जितना फॉरफिट किए थे उतना री इशू नहीं किए, उससे कम री इशू किए,
तो अगर हम लोग कम री इशू किए हैं तो उस कम के लिए आपको एंट्री करना पड़ेगा, और पैसा का टेंशन आपको नहीं लेना, आप ऐसे निकालिएगा, हमेशा निकल जाएगा। बात ठीक। हम इसको लिखेंगे। इसके बाद क्या होगा? क्या हम लोग डायरेक्ट किताबों पे आ जाएंगे? नहीं, हम लोग डायरेक्ट किताबों पे नहीं आएंगे। हम लोग अभी छोटे छोटे फॉरफीचर री इशू के एग्जांपल्स लेंगे, फिर एक बड़ा क्वेश्चन लेंगे जिसमें इशू से लेके री इशू तक का बात करेंगे। ठीक बात? लिखिए। आइए, पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ ₹3। फॉरफिटेड शेयर री इशूड एट ₹8 ईच। बोल रहा है ए लिमिटेड ने 1000 शेयर फॉरफिट कर लिया है। क्यों फॉरफिट कर लिया है? फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ 3, क्योंकि ₹3 नहीं दिया। फिर आगे लिखा हुआ है फॉरफिटेड शेयर री इशूड एट ₹8 ईच। बोल रहा है जो शेयर फॉरफिट हुआ है उसको री इशू कर दिया गया है ₹8 में। मतलब दोबारा कितना में बेचा गया है उसको? ₹8 में। ₹10 का चीज दोबारा ₹8 में बेचे हैं, तो क्या ₹2 डिस्काउंट दिए हैं? जी हां, ₹2 डिस्काउंट दिए हैं। चलिए आगे बढ़ा, एंट्री किया जाए। सबसे पहले क्या सिखाए हैं सर? फॉरफिट करना है। फॉरफिट में 3 केस था। क्या क्या? पार पे इशू किए हैं उसको फॉरफिट कर रहे हैं, प्रीमियम पे इशू किए हैं उसको फॉरफिट कर रहे हैं, प्रीमियम पे इशू किए हैं और प्रीमियम मिल गया है उसको फॉरफिट कर रहे हैं। ये कौन सा केस है सर? ये पार वाला। इसमें तो प्रीमियम का बात ही नहीं है। बोल रहा है ₹10 वाला शेयर, ₹10 फेस ही वैल्यू है। हम बोले हाँ, तो सर पहला केस है। एंट्री बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। टू शेयर फॉर फीचर। बोले अच्छा, तुमको याद ही कर लिया है। और हम लोग सीखे थे कि फॉरफीचर को निकालने का कोशिश नहीं करेंगे। और 2 सर इसमें 2 केस था, कॉल्स इन एरियर लिखते हैं या कॉल्स इन एरियर नहीं लिखते हैं। हम बोले हम लोग मान लो लिख रहे हैं, तो सर फिर तो एरियर को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। एग्जाम में क्या करना है? हम बोले क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन कुछ नहीं बताएगा तो तुम्हारा चॉइस है, तुमको एरियर लिख के करना है या बिना एरियर लिखे करना है, वो तुम जानो। शेयर कैपिटल क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1000 इनटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू। इसका मतलब जहां तक कंपनी कॉल करके फॉरफिट कर ली। सर इस क्वेश्चन में बोला है ₹3 नहीं दिया, ₹10 में 3 नहीं दिया, मतलब ₹7 दिया। इसका मतलब कंपनी तो सारा कॉल की होगी। ₹10 का एक शेयर था, बोल रहा है ₹3 का पेमेंट नहीं किया, तो हम तो यही मानेंगे कि ₹7 दे दिया होगा, ₹3 नहीं दिया, मतलब सारा का सारा कॉल किया गया है। 10,000। कॉल्स इन एरियर का मतलब जो पैसा नहीं दिया। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1000 और कितना रुपया नहीं दिया हर शेयर के ऊपर? ₹3। तो सर बैलेंसिंग फिगर 7000। बी 1000 इक्विटी शेयर forfeited for non-payment of ₹3। और मान लो आप में से कोई बच्चा अपने सर से पढ़ा हो कि वो कॉल सीनियर सिखाया ही नहीं गया, तो वो तो कॉल सीनियर लिखेगा ही नहीं। तो वो क्या लिखेगा? सर जिस कॉल का पैसा नहीं मिला उसका नाम। बोले हाँ, बस एरियर को हटा देगा और क्या लिख देगा कि सर जो कॉल नहीं मिला है उसका नाम। 1000 इंटू 10, 10,000। टू शेयर फॉर फीचर। 2 कौन सा कॉल नहीं मिला? हम बोले सर ₹3 नहीं मिला, तो यही होगा, आखिरी कॉल होगा वो। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल नहीं मिला, तो वो तो ₹3000 लिखेगा। बैलेंसिंग फिगर से कितना निकाल लेंगे? 7000। बोले हाँ। तो ये हो सकता है क्या? फॉर फीचर का एंट्री। हम फिर से याद दिला दें, हम आपको दोनों बात सिखाएंगे और आपको दोनों बात सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में लिख करके आ गया कि कॉल्स इन एरियर का एंट्री करके बनाना है, तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन में लिख के आ गया कि कॉल्स इन एरियर को मेंटेन नहीं करना है, तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। अगर मान लो क्वेश्चन में लिख के आया है कि कॉल्स इन एरियर का एंट्री नहीं करना है
और तब आप ये करके आइएगा, वो काट देगा 0, आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है जो आप वो कर ही नहीं रहे हो, अपने मन का कर रहे हो। अगर अपने मन का करिएगा तो अपने मन का नंबर मिलेगा 0। तो सर ये हो गया हम लोग का फॉरफीचर का एंट्री। इसके बाद री इशू किया है। कितने में री इशू किया है? 8। 10 रुपया का शेयर कंपनी वापस ली और दोबारा कितना में बेच दी? 8 रुपया में। तो क्या कंपनी री इशू के समय 2 रुपया डिस्काउंट दे रही है? हाँ। क्या हम सिखाए हैं री इशू का एंट्री? बिल्कुल सिखाए हैं। स्क्रीन को नीचे करें ताकि आपको दिख सके। आइए, क्या सीखे हैं? बैंक अकाउंट डेबिट कि सर पैसा आएगा। 1000 शेयर दोबारा कितना में बेचे हैं? 8 रुपया में, तो 8000 रुपया आएगा। 2 रुपया डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट, नाम क्या लिखेंगे? शेयर फॉर फीचर। 1000 इंटू 2 रुपया, 2000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल कितना? हम बोले सर 1000 फेस वैल्यू 10 रुपया, 10,000। बी फॉरफिटेड शेयर री इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹2। पहला एंट्री फॉरफिट, दूसरा एंट्री री इश्यू। क्या हम आपको यह भी सिखाए हैं कि अगर फॉरफिट करने के बाद आप शेयर को री इश्यू करेंगे तो एक एंट्री बढ़ जाएगा? वो एंट्री क्या था? शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। बी शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सर इसका पैसा निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला बताए थे। हम बोले हाँ। क्या फॉर्मूला बताए थे? सर आप लिखे थे कि कैपिटल रिजर्व कैसे निकालना है? शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट। देखो पहला एंट्री में शेयर फॉर फीचर क्रेडिट है, कितना अमाउंट? 7000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। कितना सारा शेयर फॉरफिट हुआ है? सर 1000। तो डिवाइड किससे करेंगे? इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड। दोबारा कितना पीस बेचे हैं? सर 1000। माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट। क्या इस पूरे एंट्री में कहीं पे शेयर फॉर फीचर डेबिट हुआ है? हम बोले देखो ये रहा डेबिट। कितने रुपए से? 2000। तो कितना रुपया आएगा सॉल्व करके? 5000। तो ये निकला हम लोगों का पहले का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 जो लिए थे उसका सॉल्यूशन। ये हम 2 बार क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमको 2 तरह का स्टूडेंट को हैंडल करना है। एक जिसके स्कूल में एरियर भी सिखाया गया होगा और बिना एरियर भी सिखाया गया होगा। दूसरा जिसके स्कूल में बिना एरियर सिखाया गया होगा और एरियर को सिखाया ही नहीं गया होगा। हालांकि हम ऐसा मानते हैं कि आपके स्कूल में दोनों बात आपको सिखाया जा रहा होगा, क्योंकि एग्जाम में स्पेसिफिकली लिख के आ जाता है कि कॉल्स इन एरियर लिखना है या नहीं लिखना है। बात ठीक? लिखिए। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर बढ़े। क्या लिखा है? बी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ ₹10 ईच। बी लिमिटेड ने 500 शेयर को फॉरफिट कर लिया है, वापस ले लिया है 10 रुपया वाला। अलॉटमेंट ऑफ 3 नॉट पेड। 3 रुपया का अलॉटमेंट पे नहीं किया गया। 10 रुपया था, 3 रुपया का पेमेंट नहीं हुआ। एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 इज नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी। और 2 रुपया का फाइनल कॉल कंपनी मांगी ही नहीं। अब सोचो ध्यान से, 10 रुपया का शेयर कंपनी 2 रुपया मांगी ही नहीं। तो कंपनी कितना मांगी? 10 में से 2 नहीं मांगी है, तो 8 रुपया कॉल की है। 8 रुपया में वो 3 रुपया का अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो 8 में अगर 3 नहीं दिया तो कितना रुपया दे दिया? 5 रुपया। कि सर 5 रुपया का एप्लीकेशन पक्का रहा होगा, क्योंकि अलॉटमेंट 3 का नहीं दिया, 2 रुपया का फाइनल कॉल मांगा ही नहीं गया,
तो 10 रुपया में 2 रुपया नहीं मांगा तो मतलब कंपनी 8 ही रुपया कॉल करके फॉरफिट कर लिया, जिसमें से 3 रुपया शेयर होल्डर दिया ही नहीं। तो ऑफकोर्स कितना रुपया दे दिया होगा? 5 रुपया दे दिया होगा। आओ एंट्री करें। सबसे पहला एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। $500 शेयर फॉरफिट किए। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड फेस वैल्यू। 10 रुपया तो फेस वैल्यू, लेकिन क्या 10 रुपया कॉल हुआ है? नहीं, 10 रुपया कॉल नहीं हुआ है सर। 2 रुपया तो कंपनी मांगा ही नहीं। तो कॉल कितने का हुआ? 8 रुपया का, 4000। 2 शेयर फॉर फीचर, जो हम लोग कैसे निकालते हैं? बैलेंसिंग फिगर से। इसको निकालने का कोशिश नहीं करते हैं। 2 अगर कॉल्स इन एरियर को मेंटेन करते होंगे तो कॉल्स इन एरियर। अगर इशू के समय हम लोग कॉल्स इन एरियर को लिखे होंगे तो फॉर फीचर के समय कॉल्स इन एरियर क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से? सर कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है जो पैसा नहीं मिला। हम बोले 3 रुपया का अलॉटमेंट नहीं मिला, 4000 में 1500 नहीं मिला, तो सर 2500 रुपए तो मिला ही होगा। बी 500 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। और सर फिर से और हम बोले हाँ, अगर मान लो हम एरियर का एंट्री नहीं करते होंगे तो सर दूसरा केस में क्या लिखिएंगे? हम बोले सर इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 4000, 2 शेयर फॉर फीचर बैलेंसिंग फिगर कि हाँ ये तो बैलेंसिंग फिगर से आता है। एरियर की जगह हम क्या सिखाए थे कि सर एरियर के जगह जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला उसको लिखिए। तो सर इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का 3 रुपया और फाइनल कॉल का 2 रुपया। हम बोले फाइनल कॉल तो कंपनी मांगी ही नहीं। कंपनी जो मांगी और वो पैसा नहीं मिला उसको लिखते हैं। फाइनल कॉल तो कंपनी मांगी ही नहीं, तो मिलने का सवाल कहां से उठता है? तो जो कंपनी पैसा जिस कॉल का मांगी और वो इंस्टॉलमेंट नहीं मिला उसको यहां लिखना होता है। तो ऐसा तो सर सिर्फ अलॉटमेंट है। $500 पे 3 रुपया, 1500, तो बैलेंसिंग फिगर 2500। सेम नरेशन लिख देंगे। तो ये हो गया हम लोगों का फॉर फीचर। अब री इशू के बारे में पढ़ो। फॉरफिटेड शेयर री इशूड एट ₹12 फुल्ली पेड। मतलब कंपनी फॉरफिट किया हुआ शेयर को दोबारा बेच रही है 12 रुपया में फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब होता है जब भी क्वेश्चन में री इशू के समय लिखा रहे फुल्ली पेड, तो इसका मतलब होता है कि जो उसका फेस वैल्यू था, फेस वैल्यू कितना था? 10 रुपया। 10 रुपया का चीज को कंपनी कितना में बेच रही है? 12 में। तो फुल्ली पेड वर्ड जब भी लिखा रहेगा इसका मतलब कंपनी उसका कीमत कितना रखी है? फेस वैल्यू। फुल्ली पेड 10 रुपया और री इशू कितना में कर रही है? 12 में। क्या कंपनी 2 रुपया प्रीमियम पे री इशू कर रही है? हां, कंपनी 2 रुपया का प्रीमियम पे री इशू कर रही है। तो री इशू एट प्रीमियम क्या लिखवाए थे? बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। आइए स्क्रीन को नीचे करें ताकि आपको देखने में सुविधा हो। तो सर एंट्री नंबर 2 क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि वो प्रीमियम पे इशू कर रहा है। $500 पीस, प्रीमियम कितना है? 2 रुपया, फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया, और बैंक में कितना पैसा आएगा? 12 रुपया। 6000, 5000, 1000। बी फॉरफिटेड शेयर री इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज। फॉरफिट करके री इशू कर दिए तो सर एक एंट्री और बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग सीखे हैं
अगर फॉरफिट करके री इश्यू होगा तो एक एंट्री बढ़ जाएगा, लेकिन अगर फॉरफिट करके री इश्यू नहीं होता तो फिर सर ये तीसरा एंट्री होता ही नहीं। एंट्री क्या है? शेयर फॉर फीचर को ट्रांसफर करना कैपिटल रिजर्व में। क्या इसका पैसा निकालने का तरीका सिखाए हैं? बिल्कुल। आओ फॉर्मूला को याद भी करते चलेंगे कि हां सर एकदम याद हो जाए दिमाग में। मिटा रहे हैं। क्या सिखाए थे सर? फॉर्मूला था कैपिटल रिजर्व निकालने का, शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट अमाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट अमाउंट कितना रुपया? 2500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। कितना सारा शेयर फॉरफिट किए? 500 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर री इश्यू, दोबारा कितना पीस बेचे हैं? 500 माइनस शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट अमाउंट। इस पूरे एंट्री में कहीं भी डेबिट नहीं है शेयर फॉर फ्यूचर, तो 0। शेयर फॉर फ्यूचर कहीं भी डेबिट नहीं हुआ है, तो सर कैपिटल रिजर्व में जाएगा 2500 रुपया। सर एक बात बोले हम, बोलो सर ये फॉर फीचर 2500 है, और अगर मान लीजिए यहां पे फॉर फीचर डेबिट में होता तो क्रेडिट के फॉर फीचर से डेबिट के फॉर फीचर को माइनस करते तब भी वही पैसा आएगा। हम बोले हर बार नहीं आएगा। आप जो बोल रहे हैं वो इस 2 क्वेश्चन में तो लग गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जितना शेयर हम लोग फॉरफिट किए थे वो सारा का सारा री इश्यू कर दिए। जब भी हम लोग सारा का सारा शेयर री इश्यू कर देते, जितना फॉरफिट करते हैं, अगर हम उतना ही शेयर दोबारा सारा का सारा बेच दें, तब आपका लॉजिक लग जाएगा कि जो फॉर फीचर क्रेडिट है उसमें से डेबिट को माइनस कीजिए, वही पैसा कैपिटल रिजर्व में है। इतना बड़ा फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। हम बोले हां, तब तो लग जाएगा जब सारा का सारा फॉरफिटेड शेयर री इश्यू हो जाए। लेकिन अगर फॉरफिटेड शेयर से री इश्यू का शेयर कम हुआ तो फिर आपका वो लॉजिक काम नहीं करेगा, आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा जैसे हम सिखाएं। तो 2 तरह का बात सीखने से बहुत बेहतर है कि हम एक ही बात को सीखें जो हर जगह लग जाता हो। मेरा ये जो फॉर्मूला हम लिख के रखे हैं, डिराइव करके रखे हैं, इससे आपका सारा भी जितना भी क्वेश्चन होगा आप देखोगे कि हां सर आप सारे का कैपिटल रिजर्व का पैसा इससे आराम से निकाल लेते हैं। बात ठीक? चलिए ये हुआ हम लोग का 2 एग्जाम्पल। लिखिए, आइए एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर चले। एग्जाम्पल नंबर 3 है, सी लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। बोल रहा है सी लिमिटेड ने 2000 शेयर फॉरफिट किए हैं 10 रुपया वाला, विच आर इशूड एट ₹12, जिसको इशू कितना में किया गया था? 12 रुपया, मतलब 2 रुपया का प्रीमियम पे। सॉरी, तो प्रीमियम वाला क्वेश्चन है जो फॉरफिट हो रहा है। अलॉटमेंट 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 3 रुपया, फाइनल कॉल 2 रुपया, नॉट पेड। बोल रहा है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल तीनों का पेमेंट नहीं किए हैं। अलॉटमेंट में क्या जुड़ा हुआ है? प्रीमियम। तो हम लोग सीखे थे कि सर प्रीमियम में 2 तरह का फॉर फीचर है, प्रीमियम मिला और प्रीमियम नहीं मिला। पता क्या चलता था? जिस इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रीमियम है अगर वो कॉल नहीं मिला तो प्रीमियम नहीं मिला, और या फिर जिस इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रीमियम है अगर वो मिल गया तो फिर सर वो प्रीमियम मिल गया वाला केस है। ये कौन सा केस है सर? ये केस नंबर 2 है, क्योंकि अलॉटमेंट के अंदर कितना का प्रीमियम है? 5 रुपया का, और क्वेश्चन बोला है कि अलॉटमेंट 5 रुपया का है, जिसमें क्या है? इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितने का है? 2 रुपया का। तो क्वेश्चन बोला है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नॉट पेड। ये 3 चीज का पेमेंट नहीं हुआ है। तो अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं हुआ है मतलब प्रीमियम का पेमेंट नहीं हुआ, और जब प्रीमियम का पेमेंट नहीं होता था तो देखो ध्यान से याद करो कि हां सर आप बोले थे सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा एंट्री करने के समय, तो प्रीमियम को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। चलिए उसके बाद लिखा है फॉरफिटेड शेयर री इशूड एट ₹9। दोबारा कितना में बेच दिए? 9 रुपया में। 10 रुपया का चीज 9 रुपया में बेचे सर, 1 रुपया का डिस्काउंट चल रहा है। आओ पहला एंट्री क्या होगा फॉर फीचर करने का? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट।
कितना शेयर फॉरफिट हुआ? 2000। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू। सर सारा कॉल आप किए क्योंकि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं मिला तो इसका मतलब सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला है। तो जब तीनों कॉल, सारा इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है मतलब सबका सब पैसा आप मांगे हैं, तो कॉल्ड अप वैल्यू, फेस वैल्यू कितना होगा? 10 रुपया। कॉल्ड अप फेस वैल्यू, तो सर कॉल तो पूरा 12 रुपया का हुआ है लेकिन उसका फेस वैल्यू कितना है? सिर्फ 10 रुपया। प्रीमियम हटा दीजिए तो 20,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि सर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। कैसे मालूम नहीं मिला? सर जिस कॉल के अंदर प्रीमियम है वो कॉल हमको नहीं मिला है, इसलिए प्रीमियम भी नहीं मिला है। प्रीमियम किसके अंदर है? अलॉटमेंट के अंदर, और अलॉटमेंट नहीं मिला है तो प्रीमियम 2 रुपया का नहीं मिला, 4000। 2 शेयर फॉर फीचर, ये तो बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। और 2 अगर कॉल्स इन एरियर को मेंटेन कर रहे होंगे तो कॉल्स इन एरियर क्रेडिट होगा। एरियर तो निकाल सकते हैं हम लोग। क्या क्या नहीं मिला? 5 रुपया का अलॉटमेंट, 3 रुपया का फर्स्ट कॉल, 2 रुपया का फाइनल कॉल, तो 5, 3, 8 और 2 10 रुपया। तो बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल जाएगा? शेयर फॉर फीचर निकल जाएगा। और अगर हम लोग कॉल्स इन एरियर को मेंटेन नहीं करते तब एंट्री क्या होता? तो सर एरियर को हटा करके उन इंस्टॉलमेंट का नाम लिख देते जो कंपनी मांगी तो थी लेकिन मिला नहीं। जैसे अलॉटमेंट नहीं मिला तो अलॉटमेंट क्रेडिट, फर्स्ट कॉल नहीं मिला फर्स्ट कॉल क्रेडिट, फाइनल कॉल नहीं मिला फाइनल कॉल क्रेडिट, तो एंट्री होता। $20,000। 2000 इंटू 10, सारा का सारा कॉल हुआ था। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट करते क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला। 2000 इंटू 2 4000। 2 शेयर फॉर फीचर। 2 कौन कौन सा इंस्टॉलमेंट नहीं मिला जो कंपनी मांगा फिर भी नहीं मिला? सर अलॉटमेंट नहीं मिला और फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला और फाइनल कॉल भी नहीं मिला। हम बोले हां। अलॉटमेंट कितने का था? 5 रुपया, तो 2000 इंटू 5। फर्स्ट कॉल कितने का था? 3 रुपया, 2000 इंटू 3। फाइनल कॉल कितने का था? 2, तो 10,000, 6,000। कितना नहीं मिला? 20। यहां भी तो वही था, कॉल्स इन एरियर 20, सेम बात है, बस प्रेजेंटेशन अलग है। बैलेंसिंग फिगर 4000। नरेशन उम्मीद करते हैं आप लिख रहे होंगे। उसके बाद क्या करना है? 9 रुपया में री इशू। हम बोले सर 10 रुपया वाला चीज 9 रुपया में री इशू कर रहे हैं, 1 रुपया का डिस्काउंट पे री इशू होगा। आइए स्क्रीन को नीचे करें। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पीस री इशू कर रहे हैं? सर लिखा है फॉरफिटेड शेयर, मतलब पूरा 2000, 9 रुपया। शेयर फॉर फीचर भी डेबिट, 2000 इंटू 1 रुपया, 1 रुपया का डिस्काउंट चल रहा है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 इंटू 10, 20,000 रुपया। नरेशन आप लिख रहे होंगे। और तीसरा फॉरफिट करके री इशू कर दिए तो सर एक एंट्री और बढ़ जाएगा। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। क्या इसका पैसा निकालने सिखाए हैं? बिल्कुल सिखाए हैं। कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं? शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट, शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट 4000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितना किए? 2000 पीस।
इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड, कितना पीस री इशू किए नंबर में 2000, माइनस शेयर फॉरफीचर डेबिट अमाउंट, देखिए यहां शेयर फॉरफीचर डेबिट हुआ कितने रुपए से 2000, सॉल्व करने पे कितना रुपया निकलेगा 2000, बी शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये हुआ क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3 का सॉल्यूशन। लिखिए, आइए एग्जांपल नंबर 4 को पढ़ें। लिखा है डी लिमिटेड फॉरफिटेड 1500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच विच आर इशूड एट ₹13। 10 रुपया का शेयर 13 रुपया में इशू किया गया था, उसको फॉरफिट कर रहे हैं, कितना पीस 1500 पीस। अप्लीकेशन 2 रुपया का है, अलॉटमेंट 4 रुपया का है जिसमें 2 रुपया का प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल 5 रुपया का है जिसमें 1 रुपया का प्रीमियम है, और फाइनल कॉल कितने का है 2 रुपया का। इसका मतलब प्रीमियम 2 जगह पे है। कंपनी नॉट मेड फाइनल कॉल, कंपनी फाइनल कॉल मांगा ही नहीं, तो इसका मतलब कंपनी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल यही 3 चीज मांगा है, तो कॉल्ड अप निकालना पड़ेगा हम लोग को। शेयर होल्डर नॉट पेड फर्स्ट कॉल, और शेयर होल्डर क्या नहीं पे किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। 1200 फॉरफिटेड शेयर री इशूड एट ₹8 फुल्ली पेड। 1200 शेयर री इशू कर दिया गया है 8 रुपया में फुल्ली पेड। फुल्ली पेड लिखा हुआ मतलब 10 रुपया दाम रखा गया है और 8 रुपया में इशू किया गया है। फुल्ली पेड जब भी लिखा रहे इसका मतलब होता है कि जो फेस वैल्यू है वो दाम रखा गया है और इशू कितना में किया गया है 8 रुपया में। हम बोले ठीक है। चलिए सबसे पहले एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 1500 शेयर इनटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कॉल्ड अप फेस वैल्यू कंपनी कहां तक मांगी है, हम बोले सर अप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो अप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 4, 6 और 5 रुपया का फर्स्ट कॉल 11 रुपया मांगी है। हम बोले सर ये तो कॉल है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, क्या इसमें 3 रुपया प्रीमियम है? जी, 11 रुपया में 3 रुपया का प्रीमियम हटाइए तब ना बनेगा वो फेस वैल्यू। तो कॉल्ड अप कितना हुआ 8 रुपया। 8 रुपया कैसे, हम बोल रहे हैं कंपनी फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं, तो कंपनी क्या क्या मांगी, अप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो अप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल जोड़ के हो रहा है 13 रुपया, 11 रुपया, 11 रुपीज। लेकिन ये जो 11 रुपया है क्या ये फेस वैल्यू है? नहीं, इसमें तो 2 जगह प्रीमियम है, 2 रुपया और 1 रुपया, 3 रुपया का प्रीमियम हटा दीजिए। तो सर 11 में 3 हटा देंगे तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना होगा 8 रुपया। इसका एक और अल्टरनेटिव हो सकता था कि सर फाइनल कॉल 2 रुपया का है, फेस वैल्यू 10 रुपया का है, 10 में से 2 हटा दीजिए फाइनल कॉल का, तो 8 रुपया कॉल्ड अप फेस वैल्यू निकल जाएगा। हम बोले हाँ वैसे भी कर सकते हैं। तो 1500 इंटू 8 कितना आएगा 12,000। उसके बाद सर सिक्योरिटी प्रीमियम अगर नहीं मिलेगा तो डेबिट करेंगे। हम बोले कैसे मालूम चलता है? सर जिस जगह प्रीमियम हो अगर वो वाला पैसा आपको नहीं मिले तो समझ लीजिए प्रीमियम नहीं मिला, और अगर प्रीमियम नहीं मिला तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा। हम बोले अच्छा। अलॉटमेंट में प्रीमियम है, ये अलॉटमेंट का पैसा मिला है या नहीं मिला है? ये तो मिला है। क्वेश्चन बोला है शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट और एप्लीकेशन वो दिया। अगर वो अलॉटमेंट दे दिया है तो वो अलॉटमेंट का प्रीमियम दे दिया है, और जो प्रीमियम मिल जाता है उसका कुछ नहीं करते हैं, जो प्रीमियम नहीं मिलता है वो डेबिट होता है। हम बोले ठीक, तो अलॉटमेंट का प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। आगे बढ़ो, फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम है 1 रुपया का, क्या फर्स्ट कॉल मिला है? नहीं, फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, तो सर फर्स्ट कॉल का प्रीमियम डेबिट कर दीजिए। हम बोले आओ लिखें सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट का प्रीमियम क्यों नहीं लिखे सर? क्योंकि अलॉटमेंट का प्रीमियम मिल गया। आपको कैसे पता मिल गया? क्वेश्चन बोला है शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इसका मतलब वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया है, फाइनल कॉल कंपनी मांगा ही नहीं है। तो अगर वो फर्स्ट कॉल नहीं दिया है तो इसका मतलब है कि अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दिया है, तो अलॉटमेंट अगर दे दिया है तो अलॉटमेंट का प्रीमियम भी दे दिया है। अगर प्रीमियम मिल जाता है तो प्रीमियम कुछ भी नहीं करते हम लोग, लेकिन अगर प्रीमियम नहीं मिलता है, जैसे फर्स्ट कॉल में प्रीमियम था, फर्स्ट कॉल का प्रीमियम हमको नहीं मिला, तो नहीं मिला है तो प्रीमियम डेबिट हो गया। लॉजिक हम समझा चुके हैं। तो सर 1500 लोग फर्स्ट कॉल का 1 रुपया का प्रीमियम 1500 रुपया नहीं दिया। 2 शेयर फॉर फीचर
2 कॉल्स इन एरियर। एरियर में कितना लिखेंगे सर? 1500 इंटू 5। फर्स्ट कॉल तो 5 रुपया का, वही नहीं मिला है, 7500। तो बैलेंसिंग फिगर 6000 रुपया। ये कैसे निकाले हम लोग? बी 1500 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। और क्यों लगाए? क्योंकि सर मान लीजिए अगर हम एरियर का एंट्री नहीं करते तो एरियर को हटा देते, उसकी जगह क्या लिखते? जिस कॉल का, जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला। कौन से इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है? फर्स्ट कॉल। तो एरियर की जगह क्या लिख देंगे? फर्स्ट कॉल। तो एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1500, कॉल्ड अप फेस वैल्यू 8 रुपया, कि सर 8 ही रुपया कॉल ही किया गया, तो 12000। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, ये कब डेबिट होता है? जब नहीं मिलता है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल का प्रीमियम नहीं मिला, तो फर्स्ट कॉल का प्रीमियम डेबिट। 2 शेयर फॉर फीचर, ये तो बैलेंसिंग फिगर से आता है। और 2 जो इंस्टॉलमेंट कंपनी मांगी और नहीं मिला, कंपनी फर्स्ट कॉल मांगी नहीं मिला, फाइनल कॉल तो कंपनी मांगी ही नहीं है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का नाम लिख दीजिए। सर 1500 इंटू 5 रुपया 7500 नहीं मिला, तो बैलेंसिंग फिगर से 6000। ये हो गया फॉरफीचर का बात। अब क्या करने बोला है? री इशू। कितना पीस बोला है? 1200 फॉरफिटेड शेयर को री इशू कर देंगे 8 रुपया में फुल्ली पेड। 10 रुपया दाम रखेंगे, 8 रुपया में री इशू कर देंगे। फुल्ली पेड का मतलब ही होता है कि जो फेस वैल्यू है कंपनी वो दाम रखी है और कितना में बेची है? 8 रुपया, मतलब 2 रुपया का डिस्काउंट दे रही है। आइए स्क्रीन को नीचे करें थोड़ा। तो सर एंट्री नंबर 2, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना शेयर बेच रही है? पूरा 1500 नहीं, 1200। कितना रुपया में? 8 रुपया में, 9600। डिस्काउंट का नाम क्या होगा? शेयर फॉर फीचर डेबिट। 1200 इंटू 2 2400 रुपया। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 1200 इंटू 10 12000। तीसरा, फॉरफीचर को ट्रांसफर कर देंगे। कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। आइए इसका पैसा निकालें। और अब आप देखिएगा कि हां सर, वो जो आप बोल रहे थे कि इस क्रेडिट में से इस डेबिट को माइनस कर दो, उससे आंसर आ जाता है, वो नहीं आता है। इसीलिए हम लोग हमेशा अपना फॉर्मूला पे टिके रहेंगे कि सर जो आप सिखाए हैं उसी को फॉलो करेंगे हम लोग। आओ पैसा निकालें। कैपिटल रिजर्व क्या सिखाए थे? शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट। सर शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट 6000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1500 इंटू नंबर ऑफ शेयर री इशू सिर्फ 1200 की है, माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट कितना है? 2400। तो सर ये तो कट जाएगा 4 बार में, ये आएगा 4800 माइनस 2400। कितना कैपिटल रिजर्व आएगा? 2400। बीइंग शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नरेशन आप पक्का लिख रहे होंगे। तो ये हुआ कुछ एग्जाम्पल जो हम आपको समझाएं। अगले क्लास में जब मिलेंगे तो ये तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करा दिए। अब हम लोग जब मिलेंगे तो अपना डीके गोयल बुक से बनाएंगे। लिखिए।